हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज फिर हम कृष्णा बाल विद्या मंदिर के ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जैविक क्रियाएं। विज्ञान के बारे में जैसा बच्चों हम जानते हैं कि विज्ञान जो है एक तरह से हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि विज्ञान जो है, हम किसी ना किसी तरह से पूर्ण रूप से विज्ञान पर डिपेंड हो चुके हैं। अब बाहर तो हमें विज्ञान मिल रहा है, दिख भी रहा है, घर में भी हम ये उपयोग कर रहे हैं, परंतु जो हमारा शरीर है उसमें भी विज्ञान ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारे शरीर में क्या क्रियाएं होती हैं, क्या घटनाएं घटित होती हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें विज्ञान ने बता दी हैं। विज्ञान के अंतर्गत हम जो है ये सब जान चुके हैं कि हमारे शरीर में भाई कितनी हड्डियां हैं, क्या क्रियाएं होती हैं, कोशिकाएं क्या करती हैं, उत्सर्जन क्या होता है, परिवहन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में भी होती हैं। तो ये सब विज्ञान ने हमें बता दिया है और हम अपनी आंतरिक क्रियाओं के बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे लेसन जैसा है जैविक क्रियाएं। इसमें जो बच्चों आज हम अध्ययन करेंगे वो सबसे पहले हम करेंगे जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं क्या होती हैं, दूसरा जैविक क्रियाओं के प्रकार, तीसरा पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार, परिवहन किसे कहते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं और जनन किसे कहते हैं। देखो बच्चों, आज जो है आप देखेंगे तो आज जिसके अंतर्गत जो भी हम अध्ययन करेंगे वो आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा जैविक क्रियाएं क्या हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, जैविक क्रियाएं क्या हैं। देखिए, जैसे इस पर्यावरण को, इस वातावरण को बनाए रखने के लिए प्रकृति में कुछ चीज़ों का आदान प्रदान जरूरी है, मौसम का चेंजेस ज़रूरी है। उसी क्रम में हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उसमें भी कुछ हमारी शरीर की ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनके लिए हमारे शरीर में कुछ निर्माणकारी और विघटनकारी क्रियाएं होती हैं। कुछ हमारे शरीर की ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनके लिए हमारे शरीर में निर्माणकारी और विघटन क्रियाएं होती रहती हैं। किस में होती? कोशिकाओं में। इन कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं बनती रहती हैं, कुछ कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं। अर्थात निर्माणकारी और विघटनकारी, जो आपको शब्द में बोला, निर्माणकारी मतलब कुछ कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है और कुछ कोशिकाएं हमारी नष्ट होती रहती हैं। यही घटना, जो ये क्रिया है, निर्माणकारी और विघटनकारी जो क्रियाएं चलती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। जैसे आपने देखा है हमारे शरीर में श्वसन है, पाचन है, ये सब क्या है? ये सब हमारी जैविक क्रियाएं तो हैं भाई। ये सब क्या है? ये सब हमारी जैविक क्रियाएं हैं, ठीक है नहीं? तो जैविक क्रियाएं क्या हैं? जो हमारे शरीर में कोशिकाओं की विघटनकारी निर्माणकारी जो क्रियाएं होती हैं वो सब क्या हैं? वो सब हमारी विघटन क्रियाएं और निर्माणकारी क्रियाएं जो वो क्या करें, वो हमारी जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। देखिए, जैविक क्रियाओं के बारे में मैंने बताया था, जैसे हमारा श्वसन है, श्वसन में भी हमारा पाचन है, परिवहन है, ये सब क्या है? ये सब जैविक क्रियाएं। और सभी जीवों में कुछ क्रियाएं समान होती हैं और कुछ थोड़ी बहुत भिन्न भी होती हैं। कुछ जीवों में ये क्रियाएं जो जैविक क्रियाएं कुछ जीवों में तो समान होती हैं और कुछ जीवों में कैसी, कुछ जीवों में अन्य भिन्न प्रकार की भी पाई जाती हैं। तो जैविक क्रियाएं क्या होती हैं कि जब हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो हमारे शरीर में विघटनकारी और निर्माणकारी जो क्रियाएं चलती रहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। अब आगे देखिए, अब बात आती है यहाँ पर जैविक क्रियाओं के प्रकार। अब यहाँ पर आते हैं कि जैविक क्रियाओं के प्रकार होते क्या हैं। देखिए, जैविक क्रियाओं के प्रकार के आधार पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जैविक क्रियाओं के जो प्रकार हैं,
तो जैविक क्रियाओं के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अपचय और नंबर 2 उपचय। देखिए अपचय और उपचय 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अपचय और उपचय क्या है? देखिए अपचय वो क्रियाएं हैं जिनमें जो हमारे शरीर के जो हमारे जटिल जो कार्बनिक अणु होते हैं, जो हमारे जटिल कार्बनिक जो अणु होते हैं वो सरल अणुओं में टूटते हैं। हमारी अपचय क्रिया जो है जिसमें क्या होता है, जो हमारे जटिल कार्बनिक जो जैविक क्रियाएं होती हैं उन जैविक प्रक्रियाओं में जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं, जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वो क्या, वो जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। ठीक, सरल अणुओं में टूटते हैं। जैसे क्या है हमारा, इसके अंतर्गत आप देखेंगे पाचन है, ये क्या है हमारा, ये भी हमारी एक जैविक क्रिया है जिसके अंतर्गत हम जो है इसमें जो हमारे भोजन करते हैं, मगर जो भोजन के हमारे अणु होते हैं छोटे, अब जटिल अणुओं में भोजन किया, उसके बाद जो जटिल अणु हैं, ठीक, वो कैसे, जब पाचन क्रिया होती है तो वो छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाता है। जो पाचन जो क्रिया है हमारी वो क्या है हमारी, वो एक हमारी अपचय क्रिया है। अर्थात कैसी, अपचय क्रिया है। दूसरा क्या है, अब इसके दूसरा आता है हमारा उपचय। अब यहाँ पर बात है उपचय क्रियाएँ क्या होती हैं। अब ठीक इसका उल्टा जो हमने पढ़ा यहाँ पर, हमने अपचय में क्या पढ़ा कि जो सरल जटिल अणु जो जटिल अणु होते हैं वो सरल अणुओं में टूटते हैं। इसका ठीक उल्टा है, ठीक अपोजिट क्या है हमारा उपचय। उपचय में क्या होता है, उपचय में जो जैविक प्रक्रियाओं में हमारे जो छोटे छोटे सरल अणु जो होते हैं उन वो मिलकर एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारी उपचय क्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे हमारा आपका प्रकाश संश्लेषण है, जंतुओं में प्रोटीन है, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण। ये जो क्रिया कैसी है, ये हमारी क्या जैविक क्रियाएं तो हैं। तो अपचय और उपचय ये 2 प्रकार की हमारी जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक है नहीं, चलिए आगे से अब बात आती है यहाँ पर हमारी क्या है। देखिए ये जैविक क्रियाएं बहुत जरूरी हैं, श्वसन है, पाचन, ये सब ये हमारी कैसी अपचय क्रियाएं, प्रकाश संश्लेषण है, जंतु प्रोटीन का निर्माण, ये सब कैसे, ये हमारी उपचय क्रियाएं। तो जैविक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, अपचय और उपचय। ठीक, उसके बाद आता है हम देखते हैं पोषण। अब सबसे पहली बात आती है यहाँ पर कि पोषण क्या है। बच्चों जैसा हम पढ़ते हैं कि पोषण, आपने पढ़ा कि पोषण की कमी, पोषण की कमी, पोषण क्या है। एक शब्द आया यहाँ पर पोषण, एक शब्द यहाँ पर क्या आया, पोषण। कि पोषण क्या है। आप देखेंगे हम जो भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाते हैं, चाहे वो हमारा प्रोटीन हो, खनिज लवण हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, कुछ भी हो, जो भी हम अपने शरीर में पोषण के रूप में खाते हैं, पोषण मिलता है। पोषण क्या है, उन सब से जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, हमारा आपका खनिज लवण है, जल है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे जो है क्या होता है, इनसे हमारे शरीर के लिए ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा। वो ऊर्जा ही तो हमारी क्या है, उसी को तो हम पोषण कहते हैं। जो हमारे जो खाने का जो भोजन है वो हम खाते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, वही तो हमारी पोषण है। और क्या है भैया, वही तो पोषण है। तो पोषण क्या है, तो जो भोजन के द्वारा, भोजन के रूप में, भोजन खाने के उपरांत जो भोजन से जो ऊर्जा मिलती है वो हमारी पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, वो क्रिया पोषण कहलाता है। भोजन से जो हम ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्रिया कहलाती है हमारी, वो क्रिया हमारी पोषण कहलाती है। इसलिए कहते हैं कि यदि हमारे पोषण में कमी हो जाए तो हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। अनेक रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। कैसे, यदि पोषण की कमी हो जाए। तभी कहा डॉक्टर भी सलाह देता है कि भाई ऐसा है, प्रोटीन लीजिए, खनिज लवण लीजिए, जल की मात्रा ज़्यादा लीजिए, आपके नाम वसा लीजिए, जिस तत्व की कमी हमारे शरीर में होती है, ठीक है नहीं, वो हमें डॉक्टर बता देता है। जिससे हम पूरे इन सभी तत्वों को मिलाकर एक शब्द आता है यहाँ पर संतुलित आहार। यहाँ भी आपको एक शब्द और बता दे रहा हूँ अतिरिक्त, संतुलित आहार। ये जो हमारा क्या है, संतुलित आहार जो है हमारा, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे संतुलित आहार ये क्या है, इसका बहुत बड़ा संबंध है। यदि हम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं तो इससे हमें पूरे शरीर के लिए संपूर्ण ऊर्जा मिलती है,
जिस तत्व की पूर्ति हमारे शरीर में नहीं होती उसकी पूर्ति होती है, और उससे जो ऊर्जा मिलती है उससे हमारा पोषण अच्छा होता है। तो हमें पोषण अच्छा रखने के लिए अपने अंदर हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? संतुलित आहार। अब यहाँ पर शब्द है कि भी संतुलित, आप पूछेंगे संतुलित आहार क्या है? देखिए संतुलित आहार जो हमारे शरीर की पोषण संबंधी, भाई मैंने बताया दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे संबंध है इनमें। अगर ये नहीं होगा तो ये अच्छा नहीं हो सकता, यदि ये अच्छा नहीं होगा तो ये अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बिना ये संभव नहीं है। अर्थात संतुलित आहार के बिना पोषण संभव नहीं है। तो संतुलित आहार क्या है कि पोषण संबंधी हमारे शरीर की जितनी आवश्यकता है, पोषण संबंधी मरता चाहे हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, खनिज लवण हो, जल हो, मतलब जिससे हमारे पोषण में कमी हो रही हो, ठीक है नहीं, तो पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जिस आहार के द्वारा होती है उसे हम कहते हैं, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। पोषण भैया फिर सुन लो एक बार कि जो संतुलित आहार है कि पोषण संबंधी हमारे शरीर की जितनी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जो आहार पूर्ण करता है, जो आहार हम ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। किसी शब्द में बोल सकते हैं, या हम कहते हैं वह आहार जो हमारे शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्या कहलाता है? हमारा पोषण क्या नाम? संतुलित आहार कहलाता है। तो पोषण के लिए जो है भैया हमारे शरीर में संतुलित आहार का होना बहुत जरूरी है। संतुलित आहार के बिना पोषण संभव नहीं है, ठीक है नहीं। तो पोषण के आधार पर जो जीवों का प्रकार मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के होते हैं, यदि आप पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार देखेंगे पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार, इसमें सबसे पहले आता है हमारा शाकाहारी जंतु, दूसरा आता है हमारा मांसाहारी जंतु, और तीसरा आता है हमारा सर्वाहारी जंतु। अब इसमें सबसे पहली बात करते हैं हम शाकाहारी जंतु की। अब शाकाहारी जंतु क्या है? जैसा कि आपने सुना है, इसे तो आप 5th 6th क्लास में भी आपने अध्ययन किया होगा इसका, ठीक है नहीं। शाकाहारी जंतु, देखिए वो जंतु या वे जंतु जो पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। पेड़ पौधों से मतलब कैसे, चाहे घास फूस लेते हों, अनाज खाते हों, अदरवाइज कुछ भी लेते हों, केवल पेड़ और पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं भैया? हमारे शाकाहारी जंतु। वे जंतु जो पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप खरगोश को ले लीजिए। खरगोश को आपने देखा घास खाता है, कभी मांस का सेवन नहीं करता। हिरण को देख लीजिए आप, गाय को देख लीजिए आप, ये सब क्या है? ठीक है नहीं, इस तरह के आदि जंतु जो हैं हमारे, ये हमारे शाकाहारी जंतु। ये कैसे जंतु? हमारे शाकाहारी, ठीक है नहीं। तो बे जंतु जो या बे जीव जो पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? हमारे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु क्या है? देखिए इसका अपोजिट है, बे जंतु जो दूसरे जीवों को मारकर अपना भोजन पूर्ण करते हैं, अर्थात अपना भोजन ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? मांसाहारी जंतु। अर्थात बे जंतु जो दूसरे जीवों को मारकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है नहीं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे मांसाहारी जंतु कहलाते, जो दूसरे जीवों को मारकर खा जाते हैं। जैसे आप देखेंगे शेर, वाघ, ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या? ये सब भैया हमारे मांसाहारी जंतु तो हैं, जो दूसरे जीवों को मारकर, और आपने एक नाम और सुना होगा बाज का आदि, ये सब क्या है? ये सब हमारे मांसाहारी जंतु हैं जो कि मांस का सेवन करते हैं। क्या करते हैं? ये मांस का सेवन करते हैं। ये पेड़ पौधे नहीं खाते, ये मांस खाते हैं। ये पेड़ पौधे नहीं खाते, ये क्या करते हैं? ये मांस खाते हैं। इन्हें किसी जीव का हो मगर ये इन्हें मांस चाहिए। तो
तो ऐसे जंतु जो दूसरे जीवों को मारकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। अब उसके नीचे बात आती है सर्वाहारी जंतु की, कि सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही सर्वाहारी बनते हैं भैया। कैसे? वे जंतु जो जीव और पेड़ पौधे दोनों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जीवों से भी ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधों से भी ग्रहण करते हैं, जीवों से भी ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधों से भी ग्रहण करते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। उनमें हम और आप भी आते हैं। जैसे कि आपने देखा मनुष्य, मानव, हमें आपको क्या बोला जाता है? मानव, मनुष्य बोला जाता है। मानव क्या है? मानव अनाज भी खाता है, सब्जी भी खाता है और साथ साथ मांस भी ग्रहण करता है। तो हम क्या है? हम सर्वाहारी हैं। अर्थात इसमें क्या था हमारा? इसमें देख लीजिए हमारा क्या है? मनुष्य, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता आदि, ये सारे कैसे हैं? ये हमारे सर्वाहारी जंतु हैं। मनुष्य है, बिल्ली आपने देखा है, बिल्ली है, कुत्ता, ये तो हम सब घर में देखने को मिल जाते हैं। मानव तो हम खुद ही हैं, मनुष्य तो हम खुद ही हैं। उसके बाद बिल्ली है, कुत्ता, ये सब कुछ घरों में आपने देखा है पल जाते हैं, ये पाले जाते हैं। कुत्ता तो पाला ही जाता है, काफ़ी घरों में कुत्ता पाला जाता है। क्या है? सर्वाहारी जंतु। तो इसमें देखेंगे हम, ठीक है नहीं, तो शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और हमारा सर्वाहारी जंतु होते हैं। तो पोषण के आधार पर कितने प्रकार के जंतु होते हैं? 3 प्रकार के, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। चलिए अब आगे बात करते हैं हम श्वसन की, कि श्वसन जो है वो किस प्रकार होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर में कैसे। आपने देखा होगा जब हम दौड़ते हैं, कूदते हैं, भागते हैं तो हम अपनी सांस को बहुत तेज़ी से लेते हैं, छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं। अब होता क्या है, जब हम जल्दी जल्दी सांस को लेते हैं, जल्दी छोड़ते हैं, जल्दी लेते हैं, जल्दी छोड़ते हैं, तेज़ी से खूब, ठीक है नहीं। जैसे हम कोई व्यायाम कर रहे हों, दौड़ के आ रहे हों, तो अब देखें हम अपनी सांस को तेज़, खूब तेज़ छोड़ते हैं और जल्दी जल्दी लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं। अब होता क्या है, इन सांस लेने की प्रक्रियाओं में क्या होता है, जो वायु होती है वो हमारे कहाँ, वो हमारे फेफड़ों में जाती है, वो हमारे फेफड़ों में जाती है। अब होता क्या है कि और फेफड़ों में जाती है और बाहर आती जाती है जल्दी जल्दी। भाई जब सांस लेते हैं तो हम फेफड़े ही तो हमारे सांस को सोखते हैं, जो वायु लेती है सोखते हैं उसे। तो क्या होता है, वो सांस बार बार अंदर आती है, बाहर जाती है, अंदर आती है, बाहर जाती है। ये क्रिया हम बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी से, वैसे हम नॉर्मल भी करते हैं, परंतु जब हम किसी व्यायाम को करके आएँ, दौड़ कूद के आएँ, तो हम इस क्रिया को बहुत तेज़ी से करते हैं, ठीक है। अर्थात इस क्रिया को, श्वसन क्रिया को बहुत तेज़ी से करते हैं। ये वायु बाहर आती है, अंदर जाती है, बाहर आती है, अंदर, और फेफड़ों में ये क्रिया होती रहती है। अब होता क्या है कि फेफड़ों में वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? फेफड़ों में पाई जाती है हमारी वायु, क्या पाई जाती है? हमारी वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं भैया? वायु कोशिकाएं, ठीक है नहीं, वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? वायु। और इन वायु कोशिकाओं में ही, इनमें क्या पाता है, इनमें पाई जाती है हमारी रक्त कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं? इनमें हमारी रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा? रक्त कोशिका। अर्थात जो हमारी जो फेफड़ों में वायु कोशिकाएं जो होती हैं, जो हमारी कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें क्या है, उनमें हमारी क्या, उसमें हमारी रक्त कोशिकाएं। अब होता क्या है, ये जो कोशिकाएं, जो रक्त कोशिकाएं जो होती हैं भैया, ये जो वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसे सोख लेती हैं। क्या कर लेते हैं? सांद्रता कारण अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। क्या करते हैं? अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। और जब अवशोषित कर लेती हैं तो अवशोषित करने के बाद जो रक्त परिसंचरण होता है, उसमें रक्त परिसंचरण की क्रिया होती है। उस ऑक्सीजन को सोखने के बाद ही क्या होता है, रक्त परिसंचरण के द्वारा ये जो वायु, जो ऑक्सीजन है वो क्या, रक्त परिसंचरण के द्वारा क्या कोशिकाओं में पहुँच जाती है। ये कोशिकाएं जब वायु को, ऑक्सीजन जब सोखती हैं तो ये रक्त परिसंचरण के द्वारा ये जो है कोशिकाओं में पहुंच जाती है। जब ये कोशिकाओं में पहुंचती है तो हमारे अंदर जो पचा हुआ भोजन होता है, ग्लूकोज भी बन जाता है उसमें। तो जो पचा हुआ भोजन होता है उसका ये ऑक्सीकरण कर देती हैं। और जब ऑक्सीकरण करती हैं तो ऑक्सीकरण से हमारे अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, उस ऑक्सीकरण के कारण हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम छोड़ते हैं।
कहते नहीं कि हमारे शरीर में कहाँ से भाई कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बनती है, ऑक्सीजन ग्रहण करते वो ऑक्सीजन जब रक्त कोशिकाओं में आती है और इन कोशिकाओं में अवशोषित होने के बाद जो पचा हुआ भोजन होता है उससे अब क्रिया होती है उस ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की क्रिया, ऑक्सीजन से जब क्रिया होती है ऑक्सीजन की क्रिया होती है। ये हम जानते हैं कि जो भी क्रिया ऑक्सीजन से होती है वो क्या कहलाती है, ऑक्सीजन कहलाती है। जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो वो ऑक्सीजन क्रिया होती है, ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा काय का निर्माण होता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, और क्या, और ऊर्जा बन जाती है, ऊर्जा हमारे शरीर के लिए लाभकारी होती है। और जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कोशिका रक्त कोशिकाओं के द्वारा कोशिकाओं में आती है और कोशिकाओं के द्वारा बाहर, जैसे हमारी सांस चलती है फेफड़ों में, फेफड़े के द्वारा हमारे शरीर से बाहर आ जाती है। अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर से बाहर आ जाती है और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। ऑक्सीजन को हम सोख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। पौधों में भी ये आदान प्रदान होता है, पौधों में भी ये आदान प्रदान होता है। अब पौधों में आदान प्रदान, पौधों में रंध्र पाए जाते हैं, पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें क्या, उसमें रंध्र पाए जाते। अब आप कहेंगे रंध्र क्या होता है, आपने देखा होगा, आप कभी कभी देखेंगे तो आप एक पौधे का पत्ता लीजिए, जब आप पत्ता लेंगे, मान लीजिए यहीं पर आपने ये कोई, मान लीजिए ये आपका पौधों का कोई पत्ता है, मान लीजिए ये हमारा कोई पत्ती है, आपने देखा होगा कि पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, आपको ये बिंदी सी दिखाई पड़ती हैं पौधों पे। आप देखेंगे तो तो उस पौधे की पत्ती पर आप देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ऐसा लगता है दाने दाने से आपको लगेंगे, पर दाने नहीं होते, वो क्या होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे। उन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, उन छिद्रों को ही हम रंध्र कहते हैं। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्ती पर उसे हम कहते हैं, उसे हम रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों के द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, क्योंकि हम और पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं। कारण आप कहेंगे कैसे, आप देखेंगे जीव और पौधे एक दूसरे पर निर्भर क्यों, हम पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और वो पौधे ग्रहण करते हैं। अर्थात अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे, पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी ढंग से नहीं होगी, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें नहीं मिलेगी तो उनका भोजन पूर्ण नहीं होगा, तो पौधे हरे भरे नहीं रहेंगे। ऐसे ही हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन ही भैया हरा भरा नहीं रहेगा, हरे भरे का मतलब हमारा जीवन रहेगा ही नहीं। तो क्या है, तो इसलिए हम और पौधे एक दूसरे, अर्थात जीव और पौधे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है नहीं। चलिए अब बात आती है परिवहन की, कि परिवहन क्या है। अब बात क्या की आती है, हमारी परिवहन की बात आती है कि परिवहन क्या होता है। आप देखेंगे जो परिवहन होता है, हम देखेंगे हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, अब इस सब का आदान प्रदान होता है। ठीक, ये आदान प्रदान कौन करता है, कौन इन्हें लाता है, कौन ले जाता है, ये सारा इनका जो आना जाना जो लगा रहता है, जो आदान प्रदान जो लगा रहता है, वो क्या, वो हमारा परिवहन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, परिवहन। और ये रक्त परिसंचरण अब होता क्या है, ये जो शरीर में अब होता क्या, ये सारी क्रिया कौन रक्त करता है, और रक्त की क्रिया, रक्त लाने ले जाने का काम धमनी और शिराएँ करती हैं। कौन करती हैं, धमनी और शिराएँ करती हैं। कौन करता है, धमनी और शिराएँ करती हैं, एक तरह रक्त परिसंचरण का कार्य करती हैं। ठीक, अब धमनी और शिराएँ कार्य क्या करती हैं, आपने देखा है कि जो हमारा हृदय होता है, हृदय में 4 कक्ष पाई जाती हैं। मान लीजिए ये तो है दाईं साइड और ये है बाईं साइड, ये क्या है हमारी दाईं साइड। अब दाईं और बाईं साइड में आप देखेंगे तो इधर भी हमारा निलय और आलिंद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निलय और आलिंद। इधर भी निलय और आलिंद पाया जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है, कार्य क्या करते हैं। ये जो है, ये दायां निलय और दायां आलिंद, इसमें अशुद्ध रक्त रहता है।
कैसा रक्त रक्त रहता है? अशुद्ध। जो धमनी शिराएँ लाती हैं जो अशुद्ध रक्त पूरे शरीर में हमारे घूम, जैसा आपने देखा है हम यदि सुबह घर से निकल जाते हैं और जब शाम को घूम घाम के जब घर से आते हैं तो देखते हैं भाई हमारे सब कपड़े गंदे हो जाते हैं। क्यों? हम कुछ भी ना करें, आप कोई कार्य मत करिए, बिल्कुल मिट्टी में मत जाइए, बिल्कुल कहीं गंदगी मत जाइए, आप केवल साफ रोड पर ही घूम लीजिए और घूमते घूमते आप शाम को घर पहुंचिए, आप देखेंगे आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि धूल मिट्टी कण वो सब वायु के द्वारा उड़कर हमारे शरीर पर चिपक जाते हैं और हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हमारा चेहरा शरीर भी गंदा हो जाता है। उसी प्रकार जब रक्त का मतलब रुधिर, खून जिसे बोलते हैं, वो रक्त जब पूरे शरीर में हमारे घूम के आता है तो हमारे शरीर में घूमते घूमते वो गंदा हो जाता है। और धमनी शिराएं जो अशुद्ध रक्त को कहाँ छोड़ देती हैं? दाएं आलय और दाएं निलय और आलिंद में। यहाँ के द्वारा ये रक्त कहाँ पहुँचता है? यहाँ पर बीच में होते हैं फेफड़े। कहाँ पहुँच जाता है ये? फेफड़ों में। यहाँ के बाद कहाँ पहुँच जाएगा? फेफड़े में, क्योंकि फेफड़े ऑक्सीजन, वायु जो आती है ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है? फेफड़ों में आती है। जब यहाँ पर फेफड़े होते हैं बीच में तो इनमें जो जैसे फेफड़े में पहुँचता है ये फेफड़े जो इस रक्त को शुद्ध कर देते हैं। क्या करते हैं? इस रक्त को शुद्ध कर देते हैं। जो फेफड़े हैं इस रक्त को क्या करते हैं? इस रक्त को शुद्ध कर देते हैं। और ये शुद्ध रक्त कहाँ पहुँच जाता है भैया? ये आ जाता है बाएं निलय और बाएं आलिंद में, और इसके द्वारा धमनी और शिरा फिर उसे पूरे शरीर में बाहर घुमा देती हैं। इस प्रकार ये जो है आदान प्रदान चलता रहता है। अशुद्ध रक्त हमारा शुद्ध गया, मैंने आपको बताया जो धमनी शिराएं वो अशुद्ध रक्त को कहाँ लाती हैं? दाएं निलय और दाएं आलिंद में लाती हैं। यहाँ से ही कहाँ पहुँचता है? फेफड़ों में पहुँचता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा ये रक्त जो है शुद्ध होता है, गंदगी निकल जाती है और फिर शुद्ध रक्त कहाँ पहुँच जाता है? बाएं आलिंद और बाएं निलय में, और फिर यहाँ से पूरे शरीर में घूम जाता है और फिर घूम कर आता है अशुद्ध। फिर ये क्रिया लगातार कंटिन्यू हमारी चलती रहती है, ये किसी समय भी बंद नहीं होती। ठीक है नहीं? चलिए अब बात आती है आगे, मैंने आपको ये परिवहन के बारे में, अब बात आती है आगे उत्सर्जन की। उत्सर्जन क्या है? अब बात क्या आती है? उत्सर्जन की। आप देखेंगे कि हमारे शरीर में जब भोजन ग्रहण करते हैं तो जितना भोजन पच जाता है, ठीक, उससे ऊर्जा मिलती है, वो तो अलग चले, जो अपच रह जाता है, गंदगी रह जाती है अपशिष्ट के रूप में, ठीक, गंदगी रह जाती है, वो कैसे निकालते हैं हम? आप देखते हैं हम टॉयलेट जाते हैं, हमें पसीना आता है, सुबह सुबह दैनिक क्रिया में हम शौच के लिए भी जाते हैं। ये क्या है? ये सब हम जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्यों नहीं? जब ये क्रियाएं जो लगातार चलती रहती हैं, ठीक है नहीं, जो क्रियाएं होती रहती हैं तो उनमें हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं। मैंने बताया नहीं आपको, जो हम जो अपशिष्ट पदार्थ जो बन जाते हैं उन्हें हम मान लीजिए हम शरीर से अलग करें, बाहर निकालें, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया हमारी उत्सर्जन कहलाती है। अर्थात अपशिष्ट पदार्थ, हमारे शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी? उत्सर्जन। क्या हमारे शरीर में उत्सर्जन के लिए क्या है? विरक हैं। अब उत्सर्जित पदार्थ एक बताऊँ, उत्सर्जित पदार्थ क्या है हमारे? नहीं, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये क्या है? ये सब हमारे क्या है? ये ऐसे पदार्थ हैं जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। और इन्हें निकालने का जैसे विरक, गुर्दा, ये सब क्या? ये हमारे उत्सर्जी, मुख्य उत्सर्जी अंग हैं। क्या जी? विरक है, यकृत, त्वचा, ये सब क्या? ये सब फेफड़े, ये सब क्या है? ये सब भैया हमारे उत्सर्जी अंग हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कोई पूछ रहे, क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग कौन से हैं? तो विरक, जिसे हम गुर्दा भी कह देते हैं, त्वचा, फेफड़े, ये सब, यकृत, ये सब क्या है? ये सब हमारे उत्सर्जी अंग हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में, ठीक है नहीं, जैसे विरक है, मलाशय, समझा, विरक के द्वारा हमारे गंदगी बाहर निकलती है, शौचालय जाते हैं हम, ठीक, उसका मैं कह रहा हूँ मलाशय होता है, वहाँ गंदगी इकट्ठी हो बाहर निकल जाती है। सुबह सुबह जैसे मान लिया हम टॉयलेट जाते हैं तो हमारा बाहर निकल जाती है, त्वचा पसीने के रूप में बाहर निकल जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हमारी उत्सर्जन की क्रियाएं। और उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? त्वचा, फेफड़े, ये सब क्या है हमारे? यकृत, ये सब क्या है? ये सब हमारे उत्सर्जी अंग हैं। ठीक है नहीं? चलिए अब बात आती है यहाँ पर जनन की। अब बात क्या आती है? अब बात आती है जनन की। ठीक, इससे पहले उत्सर्जी अंग आप देख सकते हैं, क्या बताए थे मैंने? जो उत्सर्जी अंग मैंने आपको बताए थे वो क्या थे हमारे? त्वचा,
फेफड़े, क्या बताए थे मैंने आपको, फेफड़े, गुर्दा, ये सब क्या है, ये सब हमारे कैसे अंग, उत्सर्जी अंग हैं। ठीक, अब बात आती है जनन की। अब बात आती है कि जनन क्या है। ठीक, देखिए कोई भी जीव है, चाहे पेड़ जीव हो, पेड़ पौधा हो, कोई भी हो, तो वो अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, अपने जैसे नए जीव या पेड़ पौधे का निर्माण करता है। जैसे अभी आपने देखा है कि हम मनुष्य भी अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है नहीं, जो जनन की क्रिया उसके द्वारा ही बच्चों का जन्म होता है। बच्चों का ये क्रिया लगातार चलती रहती है। हमारा जन्म हमारे माँ बाप के द्वारा हुआ, हमारे जो आगे पीढ़ी जो होगी उनका जन्म होगी जैसे है वो हमारे द्वारा होगा। अर्थात प्रत्येक जीव हो, कोई पेड़ पौधा हो, वो अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करता है। चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु हो, कोई भी हो, पर वो आगे अपनी पीढ़ी को आगे चलाने के लिए, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए अपने जैसी, ठीक है नहीं, संतान उत्पन्न करता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ये संतान उत्पन्न की जो क्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्रजनन या जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजनन या जनन कहते हैं। कोई भी हो, कोई जीव हो, पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी हो, सभी अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए जनन की क्रिया करते हैं। ठीक है नहीं, जनन की क्रिया करते हैं। तो जनन जो है बहुत ज़रूरी है। अब आप देखेंगे, मैंने आपको बताया आज हमने क्या अध्ययन किया। ठीक, मैं समझता हूँ कि आपको जितना मैंने आज बताया है संभवतः अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है नहीं, मैंने आपको अच्छे से कोशिश की है कि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो जो है कमेंट डाल के भी पूछ सकते हैं, और ग्रुप पर हमारा नंबर चल रहा है उस पर भी आप पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। ठीक, PDF इसका आपको ग्रुप पे ही भेज दिया जाएगा, उससे आप अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे। जिन बच्चों का कार्य अधूरा रह गया है वो अपने कार्य को पूर्ण कर लें। ठीक, तो आज हमने जितनी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ी हैं, मैं आपको समझता हूँ कि आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके, और आपने बड़े ध्यान से इसे देखा होगा, ऐसी मैं अपेक्षा आपसे करता हूँ। ठीक है नहीं, तो आप इसे और ध्यान से पढ़ें। कोई परेशानी तो मैं समझ, धन्यवाद।